हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं की एक पारिवारिक समस्या पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी पारिवारिक समस्या है जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है और इस समस्या के काफ़ी दुष्परिणाम भी सबके सामने आ चुके हैं। आप जानते हो कि हिंदू विवाह से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसमें दहेज की समस्या एक भीषण समस्या बन चुकी है। शिक्षा का प्रसार, जीवन स्तर में सुधार होने के साथ साथ भी दहेज की समस्या घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। यदि लड़का पढ़ा लिखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी या कुशल व्यापारी है या दहेज संपन्न परिवार से संबंधित है, तो दहेज की बाजार में उसकी बोली और ऊंची लगती जाती है। और दूसरी तरफ सुंदर, सुशील और शिक्षित कन्या को दहेज के अभाव में सही वर नहीं मिल पाता। तो आप जानते हैं कि यह जो समस्या है, इसे समाप्त करने के लिए कानून ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, फिर भी वह अभी तक असफल रहा है। पूरी तरह इसे सफलता नहीं मिली है। तो दहेज की समस्या को आप लोगों के समक्ष रखने का उद्देश्य यही है कि यह युवाओं का ही दायित्व है कि वह इस समस्याओं से समाज को मुक्ति दिलाएं। वास्तविक अर्थ अगर हम देखें दहेज का, तो सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। फेयरचाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या की माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 कहता है कि दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे नंबर 1 विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, या विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक के माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति ने, या किसी दूसरे पक्ष या उसके किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाए। तो आवश्यक शर्त यानी कि दहेज की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह के आवश्यक शर्त के रूप में कुछ वस्तु मूल्यवान निधि को देता है तो वह दहेज कहलाता है। अब इसमें वरमूल और कन्यामूल दोनों ही आ गए। उपहार और दहेज में भी अंतर है। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है और उपहार स्वेच्छा से दिया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि दहेज जो है लड़की के माता पिता द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी भेंट है जो स्नेहवश दी जाती है, पूर्व निर्धारित नहीं है, कन्या पक्ष के सामर्थ्य पर निर्भर है। जबकि वर मूल्य, जिसे कि हम अब दहेज का विकृत रूप कह सकते हैं, वह वर के व्यक्तिगत गुण, उसकी शिक्षा, उसका व्यवसाय, कुलीनता, परिवार की स्थिति आदि के आधार पर मांगा जाता है या विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है। वर्तमान में जो दहेज का प्रचलन है वो वर मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में हो गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त को या धनी अच्छे व्यवसाय वाले लड़के के लिए अधिक दहेज देना होता है। माता पिता मानते हैं इस बात को। तो ये भी आप जानते हो कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, सामाजिक चेतना में वृद्धि के साथ साथ दहेज घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान रूप में दहेज का स्वरूप इतना विकृत हो गया है कि विवाह संबंध तय करते समय ही माता पिता द्वारा दहेज से संबंधित सौदेबाजी कर ली जाती है। और यदि ये कहा जाए कि दहेज के रूप में लड़की के माता पिता का एक तरह से शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। सामान्यतः सभी माता पिता अपने बच्ची को, अपने बेटी को, अपने संतान को विवाह के अवसर पर अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, आभूषण या बाहर वस्तुएं देना भी चाहते हैं, देते भी हैं।
पर दहेज प्रथा का स्वरूप इतना विकृत हो गया है, इतना बिगड़ गया है कि लड़कियों के माता पिता को, परिजनों को दहेज जुटाने के लिए कई बार कर्ज तक लेना पड़ता है, या उन्हें अपनी जमीन जायदाद या अपनी जो संपत्ति है, जो उनकी सुरक्षा है, उनका मानसिक संबल है, उनकी आर्थिक सुरक्षा है, भविष्य का जो भी उनका बचाया हुआ धन है भविष्य के लिए, उसके बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, या फिर रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, या लोगों से उधार लेना पड़ता है, या उन्हें अपनी लड़कियों का विवाह अपनी लड़की की तुलना में अयोग्य लड़के के साथ करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आज तो जिस लड़की के माता पिता के पास दहेज के लिए पैसे नहीं है, उन्हें सामान्यतः ना तो योग्य लड़के मिलते हैं, ना ही अच्छे उनकी कन्याओं को अच्छी स्थिति, अच्छी परिस्थितियां मिल पाती हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन परिवारों में तो लड़की का विवाह एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि दहेज के कारण बहुत सी लड़कियों को और बहुत सी बहुओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कठिनाइयाँ ससुराल में ससुराल के सदस्यों द्वारा किया गया अपमान हो सकता है, उनके द्वारा दिए जाने वाले शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकते हैं, उनके द्वारा उनके मायके वालों के लिए कहे गए अपशब्द से उनको कष्ट पहुंचाना उनका एक और तरीका हो सकता है। और जहाँ तक कि देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां या बहुएं इसलिए आत्महत्या कर लेती हैं, और या फिर आत्महत्या करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है। कभी कभी तो उन्हें जलाकर मार देने के भी केसेस सामने आते हैं। तो इस जो ये कठिनाई है, इसको लड़की के माता पिता समझ सकते हैं, लड़की स्वयं समझ सकती है। और इस समस्या को, यह समस्या जब सामाजिक समस्या का रूप लेने लगी और ले चुकी है, तब बहुत सारे प्रयास किए गए सरकार के द्वारा कि इस दहेज की समस्या पर रोक लगाई जा सके। लेकिन क्योंकि ये समस्या पूरी तरह समाज से ही उत्पन्न हुई है, समाज में ही उत्पन्न हुई है, समाज के लोगों द्वारा, समाज के लोगों के लिए उत्पन्न हुई है, तो इसका हल कानून समाज में ही पा सकता है। केवल कानूनी प्रयास करना दहेज जैसी समस्या को समाप्त करने की दिशा में कारगर नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो ये दहेज प्रथा है, इसके पक्ष में भी कुछ लोग तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि दहेज के कारण सभी का, दहेज होता है तो सभी का विवाह हो जाता है, और कभी कभी दहेज नहीं होने के कारण कुछ कन्याओं का देर तक विवाह नहीं होता, जिससे कि बाल विवाह पे तो कम से कम अंकुश लग जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि दहेज नहीं होता है तो माँ बाप तब तक, जब तक दहेज का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो कम से कम इससे उनको एक किसी अन्य कारण से ही उनको शिक्षा मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं दहेज से जो नवीन दंपति हैं उनको घर बसाने में सहायता मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि दहेज से ही स्त्री का ससुराल में मान बढ़ता है और माता पिता के समान उसे प्रेम मिलता है, जैसा ससुर उसको प्रेम करते हैं, और बाकी सदस्य भी उससे खुश रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर दहेज लंबे समय तक चल रहा है, यही कारण है कि बहुत सारे समाजों में अब अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन पाने लगे हैं, क्योंकि दहेज की मांग पूरा नहीं हो पाती, लड़की बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, और फिर अन्य जाति में बिना दहेज के विवाह कर लेने के लिए वो बाध्य हो जाती है, या उसके लिए वो प्रेरित हो जाती है। तो इससे अंतरजातीय विवाह को भी बल मिलता है, और इस तरह से समाज में जाति प्रथा की जो कठिनाइयां हैं या जो उसके दोष हैं वो कम होने में उनको मदद मिलती है। लेकिन दहेज प्रथा के जो दुष्परिणाम हैं उनको ध्यान में अगर रखें तो ये बातें कोई बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है, और इनके
पक्ष में दिए गए तर्क ये ऑलमोस्ट खोखले हैं। तो दहेज प्रथा के पक्ष में तर्क देना दहेज प्रथा का पक्ष नहीं है, बल्कि ये अन्य तरीके हैं जिनके माध्यम से हम स्त्री को प्रबल कर सकते हैं, बलशाली बना सकते हैं, स्त्री का विकास कर सकते हैं और दहेज के खिलाफ उसको लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। कल हम दहेज के कारण तथा प्रेरक तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।